पीएम की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज अहम बैठक है और ये 16 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन पर इसमें चर्चा होगी। शाम के 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ये मीटिंग करेंगे और सभी राज्यों ने वैक्सीनेशन की जो तैयारी शुरू की है उस पर वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बड़ी खबर, शाम के 4 बजे प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं तमाम राज्यों में उस पर बात करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि अपने सुझाव भी दें। तो आज के दिन जो बैठक होने वाली है क्या क्या उसमें रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी, मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे लॉकडाउन में आपने देखा कि लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में थे और अब वैक्सीनेशन से ठीक पहले मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का यह संवाद। चलिए इस बातचीत पर और ज्यादा डिटेल्स हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ गए हैं। अविनाश साहब, ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। लगातार कोरोना काल में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते रहे, सीधी बात करते रहे हैं, कई दफे बात हुई है और आज एक बार फिर से होने जा रही है। आज बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। क्या अलग रहने वाला है इस बातचीत में और जो पिछली बातें हुई उनमें? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो आज जब प्रधानमंत्री तमाम सारे मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि किन राज्यों में अब कोरोना की स्थिति कैसी है। यानी कि तमाम सारे जो सीएम प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे, सभी सीएम से प्रधानमंत्री यही पूछेंगे कि उनके राज्यों में अब कोरोना की स्थिति क्या है, क्या केसेस डाउन हो रहे हैं या फिर केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ पुराने केस किस तरीके से रिकवर हो रहे हैं, एक तो ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री मोदी खुद लेंगे। इसके अलावा जो दूसरी जानकारी वो ये लेंगे कि टीकाकरण को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं, किस तरीके से जो तमाम सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिसमें हेल्थ वर्कर्स हैं, सफाई कर्मी हैं और सुरक्षा कर्मी हैं, जो अस्पताल के अन्य जो स्टाफ हैं, उनको किस तरीके से टीकाकरण के लिए तैयारियां की गई है, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा किस तरीके से की गई है, ये तमाम सारी जानकारी वो आज तमाम सारे जो राज्य हैं ठीक है। अविनाश आप बता रहे हैं कि तैयारियों को देख सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अविनाश ये भी है कि कीमत क्या होगी, प्राइस क्या होगी। क्या राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि कीमतें राज्य सरकारें अपने हिसाब से तय करें या केंद्र की तरफ से कोई इस बाबत निर्देश दिए जा सकते हैं कि कीमतें एक ही होंगी सभी राज्यों में? देखिए राजीव, अगर बात करें तो केंद्र सरकार की कोशिश है कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो। ये जो 3 करोड़ वैक्सीनेशन हो रहे हैं ये पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। यानी कि ना तो केंद्र इस तरफ से कोई पैसा लेगा ना तो राज्य कोई पैसा लेगा। ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा ये पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। इसके बाद जब 27 करोड़ अन्य लोगों को पहले ही चरण में वैक्सीनेशन दी जाएगी तब उसकी कीमत तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 3 करोड़ शुरुआती वैक्सीनेशन दिए जाएंगे इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये पूरी तरीके से फ्री होगा। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 3 करोड़ वैक्सीनेशन होंगे पहले चरण में पूरे देश में और इसकी तैयारियां कैसी हैं इसी पर आज प्रधानमंत्री की बात मुख्यमंत्रियों से होनी है शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और ये पूरी तरह निःशुल्क होगा। जैसा कि अभी अविनाश बता रहे थे किस तरह की तैयारियां हैं, क्या इसमें चीज़ों पर ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर, कोरोना की स्थिति क्या, ये तमाम बातें चर्चा का विषय होंगी। वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ शाम को 4 बजे संवाद करने वाले हैं। तो उससे पहले लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1500 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का आज फाइनल ड्राई रन होने जा रहा है। लखनऊ में भी इस संबंध में बैठक है आज, लिहाजा 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने से पहले आज का मॉक ड्रिल, ये ड्राई रन बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसको लेकर प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खुद सीएम योगी भी इसे लेकर बेहद गंभीर हैं। आज मुख्य सचिव, डीजीपी समेत गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ सीएम योगी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जिसमें 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्लानिंग पर चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री देख रहे हैं राज्य सरकारों से पूछेंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं। इससे इतर राज्य सरकार अपने तैयारियों को लगातार परख रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे नजर आ रहा है जो अपनी तैयारियों को लगातार परख रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़ गए हैं लखनऊ से, तो मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेश आपके पास आना चाहते हैं, 10 बजे से ये ड्राई रन एक बार फिर से शुरू होगा, उससे पहले क्या क्या तैयारियां हैं सेंटर्स पर, लखनऊ में कुल कितने सेंटर्स हैं, इसकी जानकारी देते हुए आप दर्शकों को बताइए।
देखिए, लखनऊ में कुल 61 सेंटर बनाए गए हैं और 61 सेंटर्स पर 200 वैक्सीनेशन साइट है। हर साइट पर 15-15 लोगों को बुलाया गया है, मैसेज दिए गए हैं, यानी कुल 3000 लोग आज लखनऊ में ड्राई रन में शामिल होंगे। और हम इस समय मौजूद हैं KGMU में, जो कलाम सेंटर में बनाया गया सेंटर है वैक्सीनेशन के लिए, वहाँ पर मौजूद हैं और आपको हम तैयारियों का एक नज़ारा भी दिखाते हैं कि किस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स, यहाँ पर मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़िलहाल यहाँ पर बुलाया गया है। ड्राई रन में एक लाभार्थी के तौर पर प्रतीकात्मक रूप से ये लोग यहाँ पर आज आए हैं। यहीं पर पूरी तैयारी की जा रही है हॉल में। बहुत जल्दी यहीं पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया जा रहा है। इसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, हमारे कैमरा सहयोगी राजू, ये देखिए यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। ये एरिया जो है ये वेटिंग एरिया है और यहाँ पर अभी चेयर्स लगाने का काम भी किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं वहाँ पर कि किस तरह से काफ़ी भीड़ हो चुकी है, यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स आ चुके हैं। और उसके बाद जो दूसरा साइड हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स सामने नज़र आ रहे हैं, उसी तरफ उसी गैलरी में एक जो वैक्सीनेशन होगा उसके लिए चैम्बर बनाए गए हैं अंदर की तरफ। जी। इसके बाद सामने एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। ये सारी यहाँ पर व्यवस्था है। आज की अगर बात करें तो बाकी जो 2 बार ड्राई रन हुआ लखनऊ में, तो उसके मुकाबले आज यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। वैसे तो ड्यूटी में यहाँ पर जो कांस्टेबल हैं, जो होमगार्ड है, उनको लगाया गया था, लेकिन आज जब हम यहाँ पहुँचे तो इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं खुद ड्यूटी में। यानी शासन के निर्देश, मुख्यमंत्री के निर्देश की कोई कोताही नहीं चलेगी। आज यहाँ पर आए हैं खुद मुख्यमंत्री। ड्राई रन शुरू होने के बाद आज 5 जिलों से जुड़ेंगे, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, सिद्धार्थनगर। इन 5 जिलों से जुड़कर VC के माध्यम से वो वहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे संवाद करेंगे, जो वहाँ पर वैक्सीनेटर्स हैं उनसे बात करेंगे, जो बाकी कर्मचारी इस ड्यूटी में लगाए गए हैं उनसे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। वहाँ पर जायजा लेंगे वो पूरा VC के जरिए कि किस तरह से पूरा माहौल है, यानी उस माहौल को VC के जरिए देखेंगे। पिछली बार मुख्यमंत्री आए थे तो एक सेंटर पर लखनऊ के उन्होंने निरीक्षण किया था, लोहिया में, लेकिन इस बार VC के माध्यम से कई जगह पर वो निरीक्षण अपना करेंगे वर्चुअल माध्यम से। इसके अलावा अगर बात करें, ऑलराइट शैलेश, मोइन के पास चलते हैं प्रयागराज। मोइन, वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्या शुरू हुआ है अब तक, ये बताइए। मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। और मैं बता दूं कि अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ आज 46 सेंटर पर जो है वो वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाना है। कुल 91 सेंटर्स बनाए गए हैं और हर सेंटर्स पर 15 लाभार्थियों को टीकाकरण करने की ड्राई रन किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में। यहाँ पर 10 बजे से शुरुआत होनी है, लेकिन अभी यहाँ तमाम जो है वो बदइंतजामी देखने को मिल रही है। अभी कई तैयारियां पूरी नहीं है, साफ सफाई तक अभी नहीं की गई है, कुछ स्टाफ जरूर यहाँ पर आ गया है। तो कहा जा सकता है कि 5 जनवरी को जो ड्राई रन हुआ था उसमें जिस तरह की कमियां देखने को मिली थी, ये दूसरा चरण इसलिए किया गया था ताकि उन कमियों को दूर कर लिया जाए, सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर लिए जाएं, ताकि 16 जनवरी से जब टीकाकरण शुरू हो तो किसी तरह की कोई कमी ना होने पाए। लेकिन आज अगर यहाँ की हम बात करें तो आज यहाँ पर अभी भी उसी तरह की लापरवाही, उसी तरह की कमियां देखने को मिल रही हैं जो हमें पहले चरण में देखने को मिले थे। तो उम्मीद की जाती है कि अभी जब 10 बज जाएगा, जब टीकाकरण का समय शुरू होगा ड्राई रन का, तो उसके बाद जब अधिकारियों के दौरे शुरू होंगे तब जाकर यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हो सकेंगी। बहरहाल मकसद यही है कि कमियों को दूर किया जाए ताकि जब टीकाकरण शुरू हो तब किसी तरह की कमी ना हो, किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। तो उम्मीद यही जता रही है कि जो अधिकारी हैं, जो इस काम में जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो इससे सबक लेंगे और आगे आने वाली कमियों को लेकिन दूर करेंगे। आपकी बात से मालूम हो रहा है मोइन के पिछली जो खामियां रही हैं वो अभी भी आपने बताया कि वहां पर हैं और उससे कोई सबक नहीं लिया गया है। आज मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं और शायद उनको भी ये जानकारी है कि कई लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और शायद इसीलिए वो औचक निरीक्षण करके चीज़ों को खुद देखेंगे। बहुत धन्यवाद मोइन आपका, और बहुत धन्यवाद शैलेश, हमारे साथ बने रहेंगे आगे भी। जी हाँ, एक तरफ एक बड़ी बीमारी का इलाज मिला है और उसी की तैयारियां कि कैसे इलाज हर किसी तक पहुंचे, वैक्सीनेशन पहुंचे। दूसरी तरफ एक और बीमारी जो चिंताजनक बात जो है, चिंताएं पैदा कर रही है, वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। प्रदेश के कई चिड़ियाघरों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। ये बड़ी खबर बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। प्रदेश के कई चिड़ियाघरों को बंद करने का आदेश दिया गया है। यूपी के कई चिकन और अंडा मार्केट बंद कर दिए गए हैं।
यूपी में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ बर्ड्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में कानपुर जू में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। ऐसे में अब लखनऊ चिड़ियाघर एहतियातन वहां पर कई कदम उठाए गए हैं। राजधानी के नवाब वाजिद अली शाह जू को फिलहाल 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। और बड़ी खबर, लखनऊ में 3 कौवे मरे हुए मिले हैं। मलियाबाद के रहीमाबाद में ये कौवे मरे हुए मिले हैं। स्पॉट पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव किया गया है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ में 3 कौवों के मृत मिलने के बाद डिसइंफेक्टेंट वहां पर छिड़का गया जहां पर ये कौवे मरे हुए मिले। और यही नहीं, इसके अलावा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कौवों के मरने के बाद। 3 कौवे बर्ड फ्लू की दस्तक चूंकि उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, इसलिए यह बात अलार्मिंग है, यह बात चिंताजनक है। और इसी खबर पर शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हमारे संवाददाता मिले। शैलेश, 3 कौवे मृत मिले हैं, क्या सैंपल्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं कि क्या बर्ड फ्लू की वजह से मौत हुई है या दूसरा कोई कारण है, और इसके बाद क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं? राजीव, देखिए अभी ये मलियाबाद का रहीमाबाद क्षेत्र है जहाँ पर 3 कौवों के मृत मिलने की सूचना आई है और वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके उनके सैंपल्स को देखिए अभी भेजा गया जांच के लिए, रिपोर्ट आना बाकी है। बहरहाल 2 चीज़ें हैं इस समय। देखिए, एक ये कि कानपुर में केस मिला, बाकी कई जगह मृत पक्षी मिलने के मामले सामने आए, लेकिन इनमें बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिसमें ठंड से जो पक्षी हैं वो मर रहे हैं। ऐसे में यहाँ लखनऊ के अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर जो अचानक से काफ़ी डाउन हो रहा है, तो ऐसे में संभव है कि वो ठंड की वजह से मरे और संभव है कि बर्ड फ्लू भी हो सकता है रीज़न। तो इसको लेकर फिलहाल उनके सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन एहतियातन वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करने के साथ में अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों को जाने से वहाँ पर मना किया जा रहा है उस एरिया के आसपास, और रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। वहीं अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो बर्ड फ्लू को लेकर प्रमुख सचिव पशुपालन जो है उन्होंने जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में फिलहाल किसी भी राज्य से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, अंडे, इनका इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। लखनऊ की अगर यूपी की हम पर डे की बात करें तो करीब 50 लाख अंडों का इंपोर्ट होता है यूपी में विभिन्न राज्यों से रोज़ाना। इसके अलावा जो मुर्गे हैं पोल्ट्री वो और अलग संख्या है उनकी, वो भी आते हैं। तो फिलहाल इन सभी के आयात पर, इंपोर्ट पर अन्य राज्यों से रोक लगा दी गई है। कदम आप बता रहे हैं कि उठाए गए हैं। आपका शैलेश शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लखनऊ में 3 कौवे मृत जरूर मिले हैं और उसी मामले में आपको बता दें कि अब सैंपल्स का इंतजार किया जा रहा है कि मौत कहीं ठंड की वजह से तो नहीं हुई या वाकई बर्ड फ्लू की वजह से ये मौत तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, किसानों के आंदोलन की बात करते हैं। आज इसका 47वां दिन। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों पर आज सुनवाई है। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। अब तक 8 राउंड की बैठक बेनतीजा रही है। 2 बहुत ही मामूली बातों पर सहमति जरूर बनी, पराली जलाने और बिजली को लेकर, लेकिन जो मुख्य मांगे थी किसानों की उस पर वो अड़े हुए हैं और उस पर अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश दिल्ली से हमारे साथ हैं, देश की राजधानी से हमारे साथ हैं जहां पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अलावा शक्ति सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। शक्ति, जाहिर सी बात है किसान सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और चूंकि आज मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है कुछ कमेंट करेगा उस पर, तो इसकी वजह से किसानों के मन में भी एक उत्सुकता होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस सारे मामले पर और सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाकर क्या कहती है। किसान सरकार के मूव का क्या अंदेशा लगा रहे हैं, सरकार क्या कह सकती है सुप्रीम कोर्ट में? ये देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी अदालत में आज किसानों की सुनवाई है। उसको लेकर किसानों में बड़ा उत्साह भी है कि हमारी सरकार बात नहीं सुन रही, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात जरूर सुनेगा। यहाँ पर एक महिला किसान है, बहुत कई दिन से हम यहाँ देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है एक बार फिर, उसको लेकर आप लोगों का नजरिया क्या है? गवर्नमेंट से तो हमें ऐसा कोई वो अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन कोई भी रुख ऐसा हमें अभी तक नहीं मिला है। इतनी बार वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक सारी वार्ताएं विफल रही हैं
और आज हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। हम आज वो करते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को रखेगा और हमारे जो किसान भाई यहाँ इतने परेशान हैं उनको जो है थोड़ी राहत देगा। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत राहत की उम्मीद है इन लोगों को। बहुत सारे यहाँ लोग हैं, अलग अलग हैं, बहुत सारे किसान इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर कोई सम्मान करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एक महामारी भी चल रही है, उसको देखते हुए तो उसे किस तरीके से देखेंगे? क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या ऐसे चलता रहेगा? देखो जी, सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, वो किसानों के साथ न्याय करेगा। और हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए हैं, हम तो किसान से लेने आए हैं अपने जो कुछ है। वैसे सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती है। ये वही सरकार या वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 14 दिन के बाद गन्ने के भुगतान के साथ ब्याज का भी आदेश दिया था। बिल्कुल, देखिए बहुत आशा है। एक भारतीय किसान यूनियन के सीनियर नेता हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आप बताइए, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग वैसे सुप्रीम कोर्ट में हम तो गए नहीं, ये तो सरकार ने ही अपने कोई आदमी भेज रखे। पर हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश ठीक है। कुल मिलाकर शक्ति, किसानों को भरोसा है और भरोसा है, इसीलिए उनको आस है, राहत की उम्मीद है। शक्ति, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एक बार अविनाश का रुख कर लेते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अविनाश, कितने बजे सुनवाई होगी? और मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप बताएं कि याचिकाकर्ता कौन है, क्या क्या याचिकाकर्ता ने अपील की है, मांग की है। तो देखिए राजीव, अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल याचिका लगी हुई है, कई सारी याचिका लगी हुई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुनवाई कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पिछली बार जरूर कहा था कि वो भी चाहता है कि बातचीत से समाधान निकले, लेकिन जिस तरीके से 8 दौर की बातचीत हो गई और अभी तक समाधान नहीं निकला है, ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी कर सकता है या कोई आदेश दे सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि जब तक वो किसानों को नहीं सुन लेता है तब तक वो किसी भी तरीके का आदेश या किसी भी तरीके का कोई निर्देश नहीं देगा। तो जाहिर तौर से बात है कि अभी किसान नेताओं की तरफ से उनकी ओर से कोई दलील नहीं रखी गई है, ना ही उनकी ओर से कोई बात रखी गई सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट इस बारे में दिशा निर्देश दे सकता है कि जो तमाम सारे किसान नेता हैं वो भी आएँ, अपनी बात रखें और अपनी बात रखते हुए बताएं कि आखिर इस समस्या का समाधान किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी फॉर्म करने के लिए जरूर कहा था, लेकिन उन्होंने अभी कोई आदेश नहीं दिया इस पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी आज, चूंकि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और अभी तक बातचीत बनी नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज कोई दिशा निर्देश दे सकता है और किसान नेताओं को अपनी दलील रखने के लिए भी कह सकता है। ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे आपके पास। शक्ति आपका और अविनाश आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।